हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 7। इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ध्यान रखना है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से 8वीं तक चलती है उस किताब से वह कंटेंट लिया गया है, तैयार किया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की। सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की। ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। जबकि रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किया था कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नर तथा मादा, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। युग्मनज बनाते हैं, जरायुज, मुकुल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, नर और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। ध्यान रखना है कि निषेचन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। ठीक है, जबकि बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। सवाल है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। युग्मनज, निषेचन, परागण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को निषेचन कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सवाल है कि वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर के अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अंडप्रजक, जरायुज, शैशवज, या फिर एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ऐसे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर के अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजनक कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। सवाल है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। एक, दो, तीन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होता है। ठीक है, एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जरायुज। ठीक है, पीछे इसका डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है। सवाल है, अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि जनन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है। हाइड्रा में, पैरामेसियम में, प्लेनेरिया में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो पैरामेसियम दे रखा है इसमें अलैंगिक द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। तो ध्यान रखना है कि एक ही जनक नए जीव को जब जन्म देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि एक ही जनक जब नए जीव का जन्म देते हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, और जब दो जनक मिल करके एक नए जीव का जन्म देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान इतना रखना है कि जब एक ही जनक नए जीव का जन्म दे तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे, और जब दो जनक, ठीक है, दो जनक नए जीव को जन्म देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पैरामेसियम है यहाँ पे अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलैंगिक तो यहाँ पे तीनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा द्विखंडन लिखा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पैरामेसियम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि सवालों को पढ़ना जरूरी है ध्यान से कि क्या लिखा है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है वो होता है मुकुलन विधि के द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये है एनसीईआरटी का बुक से कॉपी में यहाँ पर लिया गया, इसका क्रॉप किया गया पेज का है। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पहले उभार निकला है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट निकला, फिर थोड़ा सा ग्रोथ हुआ और भी ग्रोथ होकर के इस तरह से निकल गया। सेम पार्ट देखेंगे जैसा इधर है वो आकृति, वैसे इधर भी बन रहा है, और फिर क्या होता है यहाँ से कट कर निकल जाता है और फिर एक नया जीव बन जाता है। इस विधि को कहते हैं मुकुलन विधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है मुकुलन। तो ध्यान रखना है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? मुकुलन विधि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है कि अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे अमीबा में यहाँ पे द्विविभाजन विधि के द्वारा जनन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे ये है आपका अमीबा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इसमें जो केंद्रक है, इसका जो केंद्रक बीच में दिख रहा होगा, ये दो पार्टों में विभाजित हो गया है। ठीक है, इसी बात पे देखेंगे धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, अलग होता जा रहा है, फिर यहाँ फाइनली ये पूरा अलग हो गया। तो देखिए दो भागों में विभाजित हो गया है, इसीलिए इसे खंडन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? द्विविभाजन कहेंगे। ठीक है, या द्विखंडन भी कह सकते हैं कि दो भागों में इसे खंडित हो गया है, भागों में बट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, द्विविभाजन या द्विखंडन कर सकते हैं। अमीबा में जो जनन होता है वो इसी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, जबकि हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए सवाल आ गया फिर से कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? मादा शरीर के बाहर में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है वहाँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती हैं? अच्छा सवाल है कि मुर्गी जो है वो अंडे के ऊपर क्यों बैठती हैं? उष्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मुर्गी जो है ये उसमें अंडे को उष्मा देने के लिए उसे बैठती हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेती हैं उसको, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 32 डिग्री सेल्सियस, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे कोई और कोई आंसर लगा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, लेकिन दोनों सही है। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जबकि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहता है 102 डिग्री बुखार है, तो डिग्री बुखार है, लेकिन वहाँ सेल्सियस कह रहा है तो गलत कह रहा है, वो होगा फिर फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्योंकि उतना सेल्सियस में अगर किसी का बुखार होगा तो पता ही शरीर का क्या हाल होगा, है ना। 100 डिग्री पे पानी, सेल्सियस पे पानी खौलता है ना। और बुखार कह रहे हैं कि 102 डिग्री 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है, सेल्सियस नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों कथन क्या है, सही है, ए और बी, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन सा है? अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन सा है? खंडन है, मुकुलन द्वारा है, द्विखंडन द्वारा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे, चाहे खंडन हो, चाहे मुकुलन हो, चाहे द्विखंडन हो, यहाँ पे सभी में देखेंगे कि अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा यहाँ पे जनन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन विधि को हमने देखा ना अभी, यहाँ पे क्या ये आपका ये अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, अमीबा में क्या हो रहा था, दो जनक भाग ले रहे थे क्या वहाँ पे? नहीं, एक ही जनक था, दो अपने में खुद को विभाजित कर लिया और नए जीव का जन्म हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा वहाँ पे, द्विखंडन कहला रहा था। उसी तरह से देखेंगे वहाँ हाइड्रा जो था वो मुकुलन विधि के द्वारा अलग हो रहा था, तो वहाँ भी एक ही जीव भाग ले रहा था वहाँ पे, तो वहाँ भी क्या है, ये अलैंगिक जनन है ना। अलैंगिक जनन जहाँ पे एक ही जनक भाग ले रहा है जीव को नए जन्म देने में। ठीक है, खंडन भी वही चीज़ हुआ। ठीक है, खंडन में बट जाना। तो ये तीनों यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलैंगिक जनन की विधि है ये, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अच्छा सवाल था। चलिए
सवाल है कि निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा किसमें जनन होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये भी अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे ईस्ट हो या हाइड्रा हो, ये दोनों में देखेंगे कि जो जन्म होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मनुष्यों में एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, अगर कंफ्यूज करते हैं कि कौन यहाँ पे मेल है कौन फीमेल है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, नर और नारी। ठीक है, तो नारी से मतलब है कि ये वाला जो पार्ट इधर वाला ये फीमेल है आपका, और ये आपका मेल पार्ट है। ठीक है, तो मेल में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, मादा का। तो मादा कौन आएगा? फीमेल। तो फीमेल में क्या होगा? यहाँ पे होगा इसमें अंडाणु। ठीक है, जबकि इधर देखने को मिलेगा आपको शुक्राणु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है मादा के बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, अंडाणु। ठीक है, मनुष्य में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, जबकि युग्मक को क्या कहेंगे वहाँ पे? शुक्राणु। ठीक है, और जब दोनों मिलते हैं, दोनों नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, और उसमें एक ही केंद्रक होता है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो यौनारंभ के दौरान नहीं होते। यौनारंभ मतलब होता है कि मतलब सिंपल से याद रखिए कि मनुष्य के जीवन काल में बचपन के बाद की वो वह अवस्था जिसमें शरीर में अनेक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसका विकास जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो अवस्था है जनरली 13 से 15 वर्ष में शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बताना है यहाँ पे कि इस अवस्था में कौन सा, यहाँ पे बोल रहा है कि परिवर्तन नहीं होता है। शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों का विकास, एडम्स एप्पल दिखना, एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे सवाल पूछा था कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यौनारंभ के दौरान शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, ये सही है, होता है ऐसा। गौण लैंगिक गुणों का विकास भी होता है, और एडम्स एप्पल दिखना, ये भी दिखता है। देखेंगे जो कंठ होता है ना, जो खास करके लड़कों में देखेंगे कि जो कंठ होता है थोड़ा सा उभार निकल आता है, जिसकी वजह से आवाज़ भी देखेंगे थोड़ा सा वो होता है ना, बाँस की तरफ फटना हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो वो वाला। तो ये भी एडम्स एप्पल दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ देखने को मिलता है। अब हो सकता है किसी के मन में आए कि सर ये गौण लैंगिक गुणों का जो विकास है, इसका गौण लैंगिक क्या है ये? तो गौण लैंगिक देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ये कि युवावस्था में लड़कियों में देखेंगे कि अपस्तन का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़के से पहचानने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो लक्षण है, तो लड़कियों को लड़कों से, कि दोनों में क्या अंतर है, मतलब सिंपल से कहिए कि दोनों में अंतर स्पष्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो जो लक्षण हमें पहचानने में आ रहा है ना दोनों में, किस वजह से हम अंतर कर पा रहे हैं, तो जो अंतर कर पा रहे हैं वही क्या है इसका, इसे कह सकते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, जैसे कि देखेंगे मतलब कि यौनारंभ जब शुरू होता है तो यहाँ पे देखें लड़कों को दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। तो अब अगर ये चीज़ नहीं होगा, ये सब चीज़ें जो नहीं आती हैं, जैसे कि लड़कियों का स्तन में विकास होता है, तो वो सब चीज़ें जो नहीं हो, तो फिर हम लोग कैसे डिफ्रेंस कर पाएंगे? तो यही इसी को कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, है ना। तो जो चीज़ें दिखती हैं, जिसमें हम लोग अंतर कर पाते हैं, उसे कहा जाता है गौण लैंगिक लक्षण। तो ये जो गुण है ये किस अवस्था में शुरू होता है? ये यौनारंभ की अवस्था के दौरान ही शुरू होता है। ठीक है, शारीरिक लंबाई वृद्धि, ये तो सभी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी देखेंगे जो लक्षण है ये यौनारंभ के दौरान ही शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी परिवर्तन यौनारंभ के दौरान शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? सवाल है कि यौनारंभ प्रारंभ होने के साथ ही, या फिर पूछा है पौरुष का, ठीक है, मेल का। ठीक है, मेल हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनलिन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, वही बात करें हम एस्ट्रोजन के बारे में, तो ये मेल का, ये फीमेल पार्ट का है। ठीक है, यहाँ पे महिला हार्मोन स्रावित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही
महिला हार्मोन स्रावित होती हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे एस्ट्रोजन कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण करता है। ठीक है, बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र जो है शिशु का लिंग नर के रूप में, किसके रूप में, नर के रूप में, ठीक है, यानी कि मेल के रूप में निर्धारित करता है। एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स एक्स या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं डिटेल से। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पे क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से होता क्या है कि इसको हम लिखते हैं 22 प्लस एक्स, ऐसे लिख लेते हैं एक्स एक्स। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं 22 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22, एक ये हो गया 22 और एक ये 23 गुणसूत्र, यहाँ भी 22 और एक ये 23 गुणसूत्र। ठीक है, ये है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम, ये है लड़की का और ये पाया जाता है लड़कों में। ठीक है, मेल फीमेल आप समझिएगा। ठीक है, ये लड़का ही कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे लड़की के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें देख उसके जो सर में कह सकते हैं कि 23 हमने कह रहा है, हम कह रहे हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें 22 प्लस एक्स एक्स होता है लड़की में, जबकि लड़कों में देखने को मिलता है 22 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 22 जो गुणसूत्र है वो क्या है, 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या है, तो जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र है ना, ये कुल मिला के देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कुल पूछा जाए कि कितना गुणसूत्र होता है तो ध्यान रखना है कुल मिला के 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, 23 दूनी 46, जोड़ी में पूछेगा तो 23, तो 23 में हम बांट दिए हैं 22 और एक्स करके। ठीक है, और यहाँ पे कर दिए हैं 22 एक्स वाई कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी अभी 23 ही है, 23 जोड़ा ही है। ठीक है, तो कुल मिला के पूछे मनुष्यों में कितना गुणसूत्र होता है तो 46। ठीक, कितना जोड़ी तो 23। अब समझिए, यहाँ से हम ले रहे हैं लड़का का एक्स, ये लड़की का ले रहे हैं एक्स एक्स। ठीक है, और लड़की का इधर लड़का का ले रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, इधर लड़की है, लड़का इधर वाला लड़की है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है फ्लो में थोड़ा सा गलत बोल दें तो ध्यान दीजिएगा आप भी। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले इसका एक्स ले रहे हैं और इसका भी एक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये बनेगा लड़की। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम इसका x और इसका y ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, पहले ये x के साथ फिर ले लेते हैं और ये इस y के साथ ले लेते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई जब मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा लड़का। ठीक है, इसके बाद फिर ये हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, दूसरे तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसे समझिए। सबसे पहले हम x का ले रहे हैं, ठीक है, और ये x ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये x जब मिलेगा तो बनेगा लड़की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस x का ले रहे हैं इस y के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एक्स वाई, तो एक्स वाई जब बनेगा तो ये होगा लड़का। ठीक है, चलिए ये एक्स के साथ दोनों साथ हम यहाँ कंपेयर कर लिए। अब इसके साथ आते हैं, ये वाला, ये एक्स के साथ ये वाई। ठीक है, ये एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्स बनेगा। तो एक्स एक्स जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की ही बनेगा। ठीक है, और फिर से हम ले लेते हैं इसके साथ ये वाला, ये वाई के साथ, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे एक्स वाई बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई का बनता है लड़की बनता है। ठीक है, लड़का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लड़का है, तो ये दोनों लड़का वाला है और ये दोनों लड़की वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो लड़का होगा या लड़की होगा किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए एक्स एक्स देखेंगे, यहाँ पे जो एक्स एक्स दिख रहा है ये तो किस में है, ये तो लड़का के पास, ये लड़की के पास है एक्स एक्स। ठीक है, लड़की कब हो रहा है, जब यहाँ पे एक्स एक्स है तो लड़की तो बन रहा है, लेकिन जब लड़का लड़की में अंतर कब हो रहा है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वाई आ रहा है तो लड़का बन जा रहा है, एक्स मिल रहा है तो लड़की बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लड़की के पास हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है किसके पास है, ये लड़का के पास है, लड़का के पास है, क्योंकि इसके पास फैक्टर है एक्स और वाई का। अगर लड़की के साथ एक्स जाके मिल जा रहा है, ठीक है, तो लड़की बन जा रहा है। अगर वाई जाके मिल जा रहा है तो वहाँ पे देखेंगे कि लड़का बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो मेन फैक्टर यहाँ पे एक्स फैक्टर जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, लड़का काम कर रहा है। चलिए अब सवाल पर आते हैं। यहाँ पे पूछा था कि नर के बारे में, तो नर मतलब होता है मेल। तो मेल यहाँ पे देखिए नर बनेगा या तो एक्स वाई बनेगा, ठीक है। देखिए एक्स वाई किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो पहला आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और वाई वाई तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वाई वाई तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखेंगे लड़का के पास एक्स एक्स है, तो या तो एक्स वाई बनेगा या तो एक्स एक्स बनेगा या तो एक्स वाई बनेगा, तो वाई वाई कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे है डबल एक्स, तो डबल एक्स बन सकता है, लेकिन ये तब बनेगा जब तब ये लड़की बन जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई थिंक, टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयास किया हमने, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी इसको देख लीजिएगा, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए यहाँ पे, ये जो 22 है ना आपका, 22 जोड़ी, इसका काम क्या है। तो जो 23वां जोड़ी है ये तो लिंग निर्धारण कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन जो 22 जो बच रहे इधर, इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है, ये निर्धारित करता है कि आपका काया के बारे में। काया मतलब शरीर कैसा होगा, अच्छा आँख कैसा होगा, कान कैसा होगा, नाक कैसा होगा, बाल कैसा होगा, शरीर का ढांचा कैसा होगा, ठीक है, किस तरीके से आपका स्मार्ट होगा, स्किन कैसा होगा, गोरे होंगे काले होंगे, तो ये जो 22 गुणसूत्र है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और 23वां जो जोड़ी है वो डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। चलिए चलिए अगला सवाल लेते हैं। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, लैरिंक्स, एडम सेपल या कंठमणि, थायराइड, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसे कहा जाता है एडम एपल्स या कंठमणि, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, कितने पाए जाते हैं, कितने जोड़े, 23 जोड़े, ठीक है। तब तो टोटल हो जाएगा 46 गुणसूत्र, 23 दूनी 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, जिसमें से अब उन्हें बताया वहाँ पे 22 प्लस एक्स एक्स या फिर 22 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो किसके लिए लड़का है किसके लिए लड़की है, तो भी याद रखना होगा, है ना। अगर सवाल ये दे दे कि 22 प्लस एक्स वाई अगर गुणसूत्र है किसी के पास, तो क्या होगा, ये लड़का है या लड़की, या फिर पूछेगा ये कि मेल है या फीमेल है, या नर है या नारी है, ऐसा पूछ सकता है कि नहीं। तो ध्यान रखना है 22 प्लस एक्स एक्स है तो क्या होगा, तो ये 22 प्लस एक्स एक्स है तो ये होगा आपका फीमेल, और अगर ये एक्स वाई है तो ये है मेल, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैल सकता है, भाज्य ना साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है इन किसी भी तरीके से यहाँ पे एड्स नहीं फैल सकता है, ठीक है। कैसे फैलता है, अगर जैसे कि आप सैलून में आते हैं और किसी के एड्स है और उसी ब्लड से अगर बनाते हैं तो एड्स फैल सकता है। अगर किसी को अगर यदि पहले से एड्स है और उसके साथ कोई संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो वहाँ भी एड्स फैल सकता है, ठीक है। कि अगर ये किसी को पहले से एड्स है और उसका अगर ये जो इस रिंच वगैरह से जो इस्तेमाल होता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसका अगर भी इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ से भी एड्स हो सकता है, ठीक है। बाकी इन सब कंघी साझा करने से, शर्ट पैंट साझा करने से, कपड़ा लत्ता साझा करने से, साथ में खाने से सब कुछ भी एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मादा जनन हार्मोन है। देखिए वहाँ पे हमने बताया था, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अब इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है, और नर के लिए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। और पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में ये उपस्थित होता है, यह स्थित होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका संरचना को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव, गुणसूत्र, प्लाज्मा झिल्ली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आसान सवाल है, क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये पूछा जाएगा कि गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो ये कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका में तो होता ही है, मतलब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र उपस्थित होता है। इस तरह का सवाल हम मैप थी, ये मानचित्र के जो चित्र होता है उसके जरिए हमने पिछला वीडियो में सीखा था, ठीक है ना। चलिए
अगला सवाल है किशोर अवस्था की उम्र क्या है। किशोर अवस्था की उम्र क्या है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 11, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है किशोर अवस्था की उम्र होता है 11 से 19 वर्ष। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। सवाल है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कोई भी सही नहीं है। 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, कोई भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सामान्य मासिक धर्म जो होता है लड़कियों में और महिलाओं में वो 2 से लेकर के 7 दिन तक ये रह सकता है। ठीक है, 2 से लेकर के 7 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक हो सकता है। और ये अनारंभ जो शुरू होता है 10 से लेकर के 12 वर्ष की आयु में, तब से जाके ये जो होता है शुरू हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं रजनोवृत्ति या रजु दर्शन से कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु में ये रुक जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो पीरियड्स है, जो आने की जो अवधि है ये 28 से 30 दिनों के अंतराल पर ये किसी भी समय ये आ सकता है ये। ठीक है, तो 28 से 30 दिन नॉर्मली रहता है। ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन 28 से 30 दिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल से याद रखना है कि ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार आता है या होता है। ठीक है, चलिए, और जब पहली बार आता है ना तो उसको कहते हैं रजोदर्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 0 से 4 वर्ष के आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आता है बाल अवस्था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, किशोर के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किशोर के लिए क्या सर्वोत्तम हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इस समय शरीर में ग्रोथ हो रहा होता है, शरीर में विकास हो रहा होता है। तो विकास शरीर को ग्रोथ करने के लिए कुछ उस तरह का विटामिन प्रोडक्ट्स खाने होंगे हमें। तो उसमें क्या है, चिप्स तो खा नहीं सकते, ये तो होगा नहीं। ठीक है, नूडल्स नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते। एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, रोटी दाल और सब्जियाँ खाइए, इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है। सवाल है शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया के भाग है। वृद्धि, जनन, जन्म, जनन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वृद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वृद्धि क्या है। तो ध्यान रखना है वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। बताना है कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, यौवन अवस्था में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अभी अनुभव किए होंगे अपने किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। बताना है कि उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। दाब, बल, द्रव्यमान, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पे बल हो जाएगा। ठीक है, बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। देखिए 2 तरह के बल होते हैं, एक संपर्कित बल और एक होता है असंपर्कित बल। तो गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित मतलब क्या होता है, जब हम किसी से संपर्क में लगा करके बल लगाते हैं, जैसे किसी दीवार में बल लगा करके इसको हम खसकाना चाहते हैं या कोई टेबल को धक्का लगाना चाहते हैं, तो बिना संपर्क किए तो उसे धक्का नहीं लगा सकते ना। जब धक्का लगाएंगे तभी तो वो संपर्क होगा कि तभी तो उस पर बल लगेगा और सरकेगा, वो खिसकेगा एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसे कहेंगे संपर्कित बल। जैसे देखेंगे मैग्नेट, तो मैग्नेट तो मैग्नेट होता है, तो देखेंगे उसके बीच में जो बल लगता है बिना संपर्क में आए हुए एक दूसरे में बल लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, असंपर्कित बल। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा गुरुत्व बल जो है और चुंबकीय बल है, ये दोनों तो असंपर्कित बल हैं। ठीक है, लेकिन स्थिर विद्युत बल और नाभिकीय बल ये दोनों देखेंगे कि यहाँ पे संपर्कित बल हैं।
ठीक है, तो डी ऑप्शन ई ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अपकर्षण, अभिकर्षण, अभिकर्षण तथा अभिकर्षण दोनों, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुएं से पानी खींचना ये अभिकर्षण बल के उदाहरण है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल था, सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सवाल है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप, दाब, अभिकर्षण, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसे कहा जाता है दाब। ठीक है, दाब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी ध्यान रखिएगा, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है पी फॉर प्रेशर। प्रेशर होता है दाब। दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर आप एरिया अगर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर एरिया घटा रहे हैं तो ये सिंपल से ये है कि ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज़ें समझिए ना, कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को एरिया को हम क्या कर रहे हैं, एरिया को क्या कर रहे हैं, पहले इतना था। ठीक है, अब कुछ इस पर कुछ दाब लग रहा होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एरिया को बढ़ा दे रहे हैं। तो एरिया को जब बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात उसका प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, वही चीज़ अगर हम क्या कर रहे हैं कि अब पहले इतना था, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को छोटा कर दे रहे हैं, तो अब उस पर क्या लगेगा, दाब क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको हम। बैग कभी जरूर लेकर के गए होंगे कॉलेज, या अभी जहाँ पे तैयारी करते होंगे तो वहाँ बैग लेकर जाते होंगे। तो जो पट्टा होता है ना, तो पट्टा देखते होंगे कि उसका चौड़ा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एरिया को उसका बढ़ा देंगे, पट्टी को चौड़ा बनाएंगे तो एरिया बढ़ा दिए, तो सर प्रेशर क्या हो रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, और वही एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे से प्रेशर कम पड़े, एकांक क्षेत्रफल बल कम पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका एरिया बढ़ा देंगे। तो ये फार्मूला होता है P = F/A। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। खुद से अगर ये भी रिलेट करके बंदा याद रखेंगे कि बैग वाला, कि एरिया बैग का बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है। और अगर ये पट्टी का चौड़ाई अगर हम कम कर दे रहे हैं कि एरिया को कम कर दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, दाब। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे पूछा गया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अब दरवाजे को क्या लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये अपकर्षण होगा या अभिकर्षण होगा या गुरुत्वाकर्षण होगा या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, इसे कहेंगे अपकर्षण। क्या होगा, अपकर्षण। दरवाजे को धक्का लगाने पर कौन सा बल लगता है, ये अपकर्षण होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, या फिर घर्षण बल, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल। चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, शुष्क मौसम में बालों पर कंघी कीजिए, और आप देखेंगे कि नीचे भी अगर कंकड़ बालू कुछ पड़ा हुआ है, या फिर बहुत सारा, उसमें क्या कीजिए ना कि पेपर पर फाड़ कर गिरा दीजिए, उसमें देखिएगा कंघी ले जाते हैं तो उसमें देखिएगा आकर्षित करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें क्या कौन सा बल आ चुका है, स्थिर विद्युत बल आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बल का कौन सा मात्रक होता है? बल का कौन सा मात्रक होता है? मीटर, न्यूटन, न्यूटन मीटर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये आखिरी सवाल है आपके लिए, इस सेट का आखिरी प्रश्न पे हम लोग हैं कि निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है? बताना है कि कौन सा दाब का मात्रक है। न्यूटन, जूल, पास्कल, न्यूटन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या दोनों। ये दोनों होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा।
देखिए यहाँ पे दाब का एक मात्रक तो आपको याद होगा कि पास्कल होता है, ठीक है, क्या होता है पास्कल, और एक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों होता है ये, ठीक है। इसका सीन से क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जरा समझते हैं कि आखिर कैसे होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, यही होता है। तो यहाँ देखिए पास्कल का सूत्र कैसे निकलता है, तो बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है ना, ठीक है। और एरिया का क्या होगा, मीटर, एरिया का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, क्षेत्रफल का। तो देखिए वही चीज़ निकल के आया यहाँ से न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, ए गुना ए, भुजा गुना भुजा कह सकते हो, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तेईस निकल करके आया न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। एक ये सूत्र हो गया आपका, यहाँ से बना। और एक इसके यही इसका जो दाब का जो मतलब कि कह सकते हैं खोजकर्ता या फिर जो इसको दिए थे, मान निकाले थे, वो कौन थे, वो व्यक्ति, वो वैज्ञानिक कौन थे, पास्कल थे। तो उन्हीं के सम्मान में इसका जो मात्रक है दाब का वो पास्कल रखा जाता है, तो पास्कल भी है और ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 41 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। और थोड़ा सा आप लोग के हाथ में है, थोड़ा सा चैनल का ग्रो कीजिए, आप लोग के हाथ में है, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना कम समय में बहुत प्यार दिए, 3000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिए आप लोग इतना कम समय में। तो आप सभी को फिर से दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जो यहाँ तक आप लोग पहुँचाए हैं। दुआ करेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसी तरीके से मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और किस्मत हुआ तो इससे भी बेहतर कंटेंट और भी अच्छे तरीके से जो होता है थोड़ा डायग्राम वगैरह बना करके, थोड़ा सा पिक्चर वगैरह के साथ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा क्या है, सोर्सेस कम है, ठीक है, साथ में साथ थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम भी है, तो बजट भी मेरे पास कम है, ठीक है। तो जितना जल्दी हम ग्रो करेंगे उतना बेहतर आप लोगों को कंटेंट दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय गंवाएंगे नहीं, समय बहुत कीमती होता है। मिलेंगे फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।